हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो आज जैसा कि संडे है और आज हमारी रिवीजन क्लास आनी थी, तो आज की जो रिवीजन क्लास है वो हमारी देहरादून जिले की ही रहेगी। देहरादून जिले का आपका एक पार्ट बचता है जिसको मैं नेक्स्ट मंडे यानी कि कल आपका कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, इसके पहले हमने जो भी क्लासेस ली हैं, जो भी हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी है, उसकी रिवीजन क्लासेस आपके आगे आने वाले मंडे में कंप्लीट करवा दूंगी। उससे आपका वो रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ जो हम पढ़ रहे हैं जिला सीरीज वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मंडे से यानी कि कल से हम लोगों की प्रॉपर क्लासेस आएंगी। प्रॉपर जो हमने टाइम टेबल बनाया है हम उसे मेंटेन करेंगे, उससे हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा हमारे एग्जाम से पहले ही। ठीक है, साथ ही साथ रिवीजन भी हमारा हो रहा है। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी देहरादून जिले का रिवीजन। ठीक, तो आपने जैसे हेडिंग देख ही ली होगी। और देहरादून जिले में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि देहरादून जो है वो किस किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है। तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको मैं बहुत लंबा लेकर नहीं चल रही हूँ, जल्दी से जल्दी वीडियो पूरी हो जाए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो किस किस की सीमा से लगा है, एक तो हिमाचल प्रदेश की है, दूसरा उत्तर प्रदेश की है। दूसरी बात हमारी थी कि किस किस जिले की सीमा से लगा हुआ है देहरादून। तो सबसे पहला था उत्तरकाशी, फिर है टिहरी, फिर है पौड़ी गढ़वाल और चौथा जिला था हरिद्वार। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जिला है, जिले की बात की जाए तो जिले में सबसे पहला है उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी और चौथा जिला है आपका हरिद्वार। ठीक है, तो चार जिलों की सीमा से टोटली देहरादून लगा हुआ है, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। ठीक है, ये आपको ऐसे ही एज इट इज़ देख लेना है, मैप में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात आती है कि जो आपका देहरादून है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो 3088 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, क्षेत्रफल आप सबको ही पता होगा। क्षेत्रफल के बाद बात आती है कि इसके नाम की हमने देखा था कि किस तरीके से जो है इसके नाम का निर्माण हुआ था, यानी कि नाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक, तो नाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, एक तो द्रोणाचार्य ने यहाँ पर क्या किया था, द्रोणाचार्य ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। और इसको क्या कहा जाता था उस टाइम पर, द्रोण नगर कहा जाता था। ठीक है, द्रोण नगर उस टाइम पे कहा जाता था और कालांतर में आते आते क्या हो गया था, देहरादून हो गया था। एक तो द्रोणाचार्य के नाम पे था, द्रोणाचार्य के नाम पर क्या कहा जाता था, द्रोण नगर। दूसरा इसका नाम पड़ा था गुरु राम राय के नाम पर। गुरु राम राय ने यहाँ पर क्या की थी, गुरुद्वारा बनाई थी, यहाँ पर उन्होंने डेरा डाला था और उनके डेरा डालने की वजह से इसका नाम कालांतर में क्या हो गया, देहरादून हो गया। ठीक है, तो डेरा डालना कहा जाता था, उसके साथ ही साथ बोलते बोलते क्या हो गया, देहरादून हो गया। ठीक है, साथ ही साथ गुरु राम राय ने यहाँ पर गुरुद्वारा बनाई है और गुरुद्वारा का निर्माण इन्होंने कब करवाया था, ये करवाया था 1699 में। ठीक, 1709 में जो है इसको भव्य रूप दिया गया इनकी पत्नी और इनकी माता के द्वारा। ठीक, इसके साथ ही साथ इसी गुरुद्वारा में एक झंडा मेला लगता है, जो कब लगता है, होली के 5 दिन के बाद। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए और नाम की उत्पत्ति भी आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ केदारखंड जो है, आपको पता होगा कि केदारखंड और मानसखंड, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को 2 नामों से जाना जाता है, 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक केदारखंड है, दूसरा मानसखंड है। ठीक है, केदारखंड में जो है देहरादून को क्या नाम दिया गया है, पृथ्वीपुर नाम दिया गया है, ये भी नोट कर लेना। पृथ्वीपुर किसका नाम है, ये भी देहरादून का नाम है। ठीक, इतना सब कुछ देखने के बाद हमने देखा था कि यहाँ पर पहले कौन निवास करते थे, यानी कि ऐतिहासिक निवास यहाँ पर किसका था। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन थे, असुर थे। उसके बाद यहाँ पर असुर के बाद खस आए, फिर नाग जाति आई, इसी तरीके से फिर कौन आए, कुलिंद राजा आए, जिसमें कि राजा सुबाहु का हमने नाम देखा था। और उसके बाद महाभारत, यानी कि यहाँ पर कौन आए थे, पांडव आए थे। ठीक है, तो पांडवों के आने के बाद यहाँ पर पंवार राजवंश का उदय हुआ और पंवार राजवंश के बाद यहाँ पर कौन आए, गोरखा आए। तो गोरखा जब यहाँ पर आ गए थे, यानी कि 1804 में यहाँ पर कौन आ गए थे, गोरखा आ गए थे। खुड़बड़ा का युद्ध जो मैंने आपको बताया था किसके बीच हुआ था, प्रद्युमन शाह और गोरखा के बीच हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर किसका शासन हो जाता है, गोरखाओं का शासन हो जाता है। तो 1804 से 1815 तक यहाँ पर किसका शासन रह जाता है, गोरखा यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके बाद 1815 में जब यहाँ पर किसका उदय होता है, फिर सुदर्शन शाह यहाँ पर आता है। सुदर्शन शाह किसको बुलाता है, अंग्रेजों को बुलाता है और अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में युद्ध होता है और लास्ट में सिंगोली की संधि होती है, गोरखा नेपाल चले जाते हैं और यहाँ पर ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है। उसके बाद 1817 में क्या किया जाता है, देहरादून को एक जिला घोषित किया जाता है। ठीक, 1817 में पहुँच चुके हैं। सबसे पहले जिला कौन बना था, देहरादून बना था 1817 में और इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया। ठीक,
मेरठ मंडल, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको ये मेरठ मंडल के बदले सहारनपुर मंडल भी मिल सकता है, तो वो भी आप लोग कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो उसके बाद 1817 में क्या हुआ, इसको जिला बनाया गया, मेरठ मंडल में शामिल किया गया, और अंत में जाकर 1975 में इसको क्या किया गया, गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो गढ़वाल मंडल में अगर आपसे पूछता है तो 1975 में इसको क्या किया गया था, गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था, ठीक है। तो अंतिम में आपका क्या हो गया, ये उत्तराखंड में यानी कि गढ़वाल मंडल में शामिल हो चुका था देहरादून। इसके बाद बात की थी हमने कि यहाँ पर एक भूकंप आया था, जो आया था 2 अक्टूबर 1937 को, ठीक है। और ये भूकंप काफ़ी तीव्र था, और इसकी जो रेंज थी वो कितनी थी, 8 रिएक्टर स्केल की रेंज थी, ठीक। अगर आपसे पूछा जाता है कि देहरादून का सबसे तेज़ भूकंप कौन सा था, तो वो था 2 अक्टूबर 1937 का भूकंप, ठीक है। और ये कितनी रेंज का था, 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप था। तो आपदाओं की हमने बात की थी, जिसमें हमने भूकंप की बात यहाँ पर की थी। इसके बाद बात आती है देहरादून की प्रमुख नदियों के बारे में। तो एक हमने पढ़ी थी यमुना, दूसरी पढ़ी थी टोंस, तीसरी पढ़ी थी आसन नदी। तो यमुना आप सबको ही पता है, बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और उसके बाद टोंस का हमने बताया था कि टोंस 2 नदियों से मिलकर बनी है, रुपिन और सुपिन। तो सुपिन नदी आपकी बंदरपूछ से ही निकलती है, लेकिन स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, और रुपिन नदी आपकी हिमाचल प्रदेश से आती है। और यमुना और आपकी जो टोंस हैं, ये दोनों की दोनों क्या करती हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती हैं, और देहरादून के बाद ये क्या करती है, राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक। तीसरी नदी थी आसन नदी। आसन नदी आपकी कहाँ से निकलती है, आशारोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है, और देहरादून के धालीपुर में किसमें मिलती है, यमुना में मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी प्रमुख नदियाँ। अगर आपसे यमुना की लंबाई पूछा जाए तो यमुना की लंबाई जो है उत्तराखंड में कितनी है, 136 किलोमीटर है, और टोंस की लंबाई पूछी जाए तो 148 किलोमीटर टोंस की लंबाई है उत्तराखंड में, ठीक। इसके बाद क्या होती हैं, ये देहरादून से राज्य से बाहर हो जाती हैं। इसके बाद हमने कुछ प्रमुख वनस्पतियाँ यहाँ पर देखी थी। तो प्रमुख वनस्पतियों में हमने कौन कौन सी देखी थी वो देख लेते हैं। प्रमुख वनस्पतियाँ हमने जो देखी थी उसमें था साल, सागौन, आंवला, आम और शीशम। तो ये सारी की सारी जो आपकी वनस्पतियाँ हैं, ये कौन सी हैं, तराई के क्षेत्र की हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं देहरादून में, वो है चीड़, देवदार, बांज और बुरांस, ठीक है। ये आपकी कहाँ की है, ये पहाड़ी एरिया की है। और जो अगर आपसे पूछा जाए कि देहरादून के तराई के क्षेत्र की कौन सी वनस्पतियाँ हैं, तो उसमें है साल, सागौन, आम, आंवला और शीशम, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पर लीची उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, देहरादून को लीची उत्पादन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए लीची नगर किसको कहा जाता है, तो वो भी देहरादून को कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि देहरादून को वन नगर भी कहा जाता है, ठीक। वन नगर अगर पूछा जाए एग्जाम में किसे कहा जाता है, तो वो भी देहरादून को कहा जाता है। इसी के साथ साथ हमने बात की थी आसन रिजर्व संरक्षण की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। तो आसन संरक्षण रिजर्व जो है देश को समर्पित कब हुआ था, 14 अगस्त 2005 को, ठीक है। आसन संरक्षित ये आपका देश को समर्पित कब हुआ था, 14 अगस्त 2005 को। उसी के साथ साथ एक आर्द्र भूमि के रूप में रामसर साइट में कब शामिल किया गया, तो रामसर साइट में शामिल किया गया था 2020 में। 2020 में किस में शामिल किया गया, रामसर साइट में। रामसर साइट अलग टॉपिक है, उसको एक दिन अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये उत्तराखंड का पहला आर्द्र भूमि है जो कि रामसर साइट में शामिल किया गया था, ठीक। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन फर्स्ट है ये, ठीक है, ठीक। तो इतना सब देखने के बाद हमने यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं देखी थी कि कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं देहरादून में चल रही हैं, ठीक है। और ये हमने किस तरीके से देखी थी, नदियों पे जो जो नदियाँ हैं यहाँ पर, जैसे कि यमुना है, टोंस है और आसन है, उसके अकॉर्डिंग यमुना पे कौन सी है, टोंस पे कौन सी है, हमने अलग अलग करके डिवाइड किया था, और उन्हें उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जल विद्युत परियोजना। तो सबसे पहली जो जल विद्युत परियोजना थी वो कौन सी देखी थी हमने, व्यासी जल विद्युत परियोजना, और ये यमुना नदी पर है, ठीक है। किस पे है, यमुना नदी पर। सबसे पहली थी व्यासी जल विद्युत परियोजना। इसके बाद हमने देखी थी लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, यानी कि लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है।
ठीक। तीसरी आपकी यहाँ पर चल रही है ठकरानी जल विद्युत परियोजना। चौथी की बात करें तो वो है ढालीपुर जल विद्युत परियोजना। पांचवी है कुल्हार और छठवीं है हथियारी। ये आपकी सारी की सारी जो है ये किस पे चल रही हैं, यमुना नदी पर चल रही हैं और देहरादून में चल रही हैं। ठीक, तो ये इसी तरीके से पढ़ लेना है। और बाकी लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो वीडियो में मैंने अच्छे से पढ़ाई हुई है कंप्लीट। उसमें जो भी जानकारी है एग्जाम्स में पूछी जाती है वो वहाँ पर पढ़ाई है, उसको आप डिटेल में वहाँ से देख लेना। बाकी इनका आपको नाम या पता होना चाहिए, कौन सी नदी पे चल रही है, कौन से जिले में चल रही है। ठीक, तो ब्यासी, लखवाड़, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हार और हथियारी ये कहाँ पर चल रही हैं, यमुना नदी पर चल रही हैं, देहरादून में चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं टोंस नदी की। ठीक, तो टोंस नदी पर जो आपकी चल रही हैं वो हैं टोंस नदी। ठीक है, तो सबसे पहली है छीब्रो, दूसरी है कोठी, तीसरी आपकी इचारो और चौथी आपकी किसाऊ। ये चारों परियोजनाएं कहाँ पर चल रही हैं, ये आपकी टोंस नदी पे चल रही हैं और देहरादून में चल रही हैं, छिब्रो, कोठी, इचारो और किसाऊ। ठीक, तो इसे इसी तरीके से देख लेना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो थी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कहाँ पर चल रही है, मसूरी के भट्टा फॉल पे ये चल रही है और ये कब से शुरू हुई थी, 1907 से शुरू हुई थी। इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर चल रही है, मसूरी के भट्टा फॉल पे। मसूरी के भट्टा फॉल पे ये चल रही है और कब शुरू की गई थी, 1907 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट इसके बारे में। इसके साथ ही उत्तर भारत का क्या था, सबसे पहला जल विद्युत केंद्र था और 1912 से इसमें जल विद्युत जो है बनना शुरू हुआ था। तो अगर पूछा जाए जल विद्युत बनना कब से शुरू हुआ था, 1912 से इसमें जल विद्युत बनना शुरू हुआ था। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी परियोजना। इसके साथ ही साथ हमने दो तालों का यहाँ पर नाम लिया था, जिसमें एक था चंदवाड़ी ताल और दूसरा था कासरो ताल। ठीक है, ये दोनों ताल का नाम आप देख लेना। और तीसरा है सहस्त्र ताल। चंदवाड़ी और कासरो और सहस्त्र ताल, तीन ताल आपके देहरादून में है। चंदवाड़ी, कासरो, सहस्त्र ताल। ठीक है, इन तालों का नाम याद रख लेना। ठीक है, ये तीन ताल आपके कहाँ पर हैं, देहरादून में है। इसके बाद बात आती है मुख्य खनिज संपदा की। तो मुख्य खनिज संपदा में हमने क्या देखा था, चूना पत्थर यहाँ पर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, अच्छी किस्म का पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ मसूरी में भी चूना पत्थर पाया जाता है, जो किस कलर का है, क्रीम कलर का है। वो भी आपको देख लेना है। ठीक, वो हम पढ़ चुके हैं। बाकी और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि फॉस्फेट हो गया, बोरॉइड्स हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पहले देख चुके हैं आप लोग, वो वहाँ से देख लेना। ठीक, बाकी बेसिकली आपका यही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये चीज़ आप देख लेना। इसके अलावा हमने राजाजी नेशनल पार्क देख लिया था। राजाजी नेशनल पार्क का जो स्थापना थी कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1983 में हुई थी। और एक किस किस जो है वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया था, राजाजी को, मोतीचूर को और चीला को, तीन वन्यजीव अभ्यारण्य से मिलाकर ये बनाया गया था। और किस किस जिले में है ये, देहरादून में है, हरिद्वार में है और पौड़ी में है, लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ पर है, देहरादून में है। बाकी इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 820 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल था, ये आप लोग देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो राजाजी नेशनल पार्क के बारे में था वो है कि इसको 15 अप्रैल 2015 को क्या किया गया है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक, इसको अच्छे से याद कर लेना। 15 अप्रैल 2015 को क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और दूसरा टाइगर रिजर्व है ये उत्तराखंड का। और अगर पूरे देश की बात करें तो 48वां टाइगर रिजर्व है। पहले टाइगर रिजर्व की बात करें उत्तराखंड की तो वो कौन सा है, कार्बेट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमने देखे थे प्रमुख पर्यटन स्थल देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले गुच्चू पानी देखा था। ये हमने कल की वीडियो में ही देखा है। ठीक है, इसको देख लेना आप एक बार दोबारा से। गुच्चू पानी हमने देखा था। तो गुच्चू पानी किस लिए फेमस है, रॉबर्ट्स गुफाओं के लिए फेमस है, जहाँ पर कि काफ़ी टाइम पहले डाकू जो है वहाँ पर निवास किया करते थे। ठीक, दूसरा हमने गुरुद्वारा देखी थी, जो कि आपका गुरु राम राय ने बनाई थी 1699 में। ठीक, और उसको भव्य रूप दिया गया था 1707 में उनकी पत्नी और उनकी माता के द्वारा। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी टपकेश्वर महादेव मंदिर। टपकेश्वर महादेव मंदिर में क्या होता है, पानी टपकता रहता है, जिसकी वजह से इसका नाम शायद टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा होगा। और ये एक प्राकृतिक गुफा के अंदर है।
इसके बाद हमने चंद्रबनी देखा था। चंद्रबनी में महर्षि गौतम ने क्या किया था, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तपस्या की थी, इसलिए ये जगह भी फेमस है। यहाँ पर गौतम कुंड पाया जाता है। ठीक, इसके बाद फन वैली आप सबको ही पता है, देहरादून हरिद्वार मार्ग पर है, जहाँ पर क्या है एक अम्यूजिंग पार्क ये है। इसके साथ ही साथ मालसी डियर पार्क अगर पूछा जाए तो वो भी कहाँ पर है, देहरादून में है। ठीक, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था 4 सिद्ध यहाँ पर हैं, जो कि कौन कौन से हैं, लक्ष्मण सिद्ध है, माणक सिद्ध है, माणु सिद्ध है और कालू सिद्ध है। ये चारों के चारों सिद्ध आपके देहरादून में है। और एक कौन से सिद्ध हैं, दत्तादेव भगवान के, ये आपके सिद्ध हैं। 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध आपके देहरादून में है। इसके बाद हमने देखा था जौनसार बावर का क्षेत्र। तो जौनसार बावर का क्षेत्र सबसे पहले किस साइड को है, ये उत्तर पश्चिम साइड को है, यानी कि देहरादून का सबसे ऊपर का पोर्शन जो मैंने कल आपको बताया था, वहाँ पर क्या है आपका जौनसार बावर का क्षेत्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, कालसी है। ठीक, तो कालसी आप सबको ही पता है किस लिए फेमस है, ये आपका अशोककालीन शिलालेख के लिए फेमस है। अशोककालीन शिलालेख यहाँ से मिले हैं, और जो कि मिले हैं आपका पाली भाषा में मिले हैं और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं आज दोबारा आपको बोल रही हूँ, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक, इसके बाद आपका आता है लाखा मंडल। तो लाखा मंडल आपका क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, शायद इसलिए इसको लाखा मंडल कहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो महाभारत में जब यहाँ पांडव जो हैं तब उसके लिए आए थे, वनवास के लिए आए थे, तो उस दौरान कौरवों ने उनके लिए जो लाक्षागृह बनाया था वो यही लाखा मंडल था। कालसी के बाद हमने क्या देखा था, लाखा मंडल। ठीक, तो लाखा मंडल के बाद हमने देखा था बैराटगढ़। बैराटगढ़ क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया था, जो पुलिंद राजा सुबाहु का पुत्र था विराट, उसने यहाँ पर अपनी राजधानी भी बनाई थी। तो बैराटगढ़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैराटगढ़ के बाद आपका आता है तीसरा क्या है, बैराटगढ़। बैराटगढ़ के बाद आपका चौथा आता है हनौल। हनौल आपका क्या है, जौनसार बावर के क्षेत्र के लोगों का बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, एक तीर्थ स्थल है और यहाँ पर महासू देवता की पूजा की जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महासू देवता की पूजा कहाँ की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ की जाती है, जौनसार बावर क्षेत्र में, यानी कि देहरादून में, और जौनसार बावर के लोगों के द्वारा की जाती है और हनौल जगह का नाम है। ठीक है, तो महासू देवता की पूजा यहाँ पर की जाती है। ठीक, इतना देखने के बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था मसूरी के बारे में। तो मसूरी का आप सबको ही पता है, 1825 में मसूरी की खोज किसने की थी, कैप्टन यंग ने की थी। ठीक है, अब मसूरी को क्या कहा जाता है, गंगोत्री यमुनोत्री का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार। अगर मसूरी की खोज पूछी जाए तो 1825 में किसने खोजा था, कैप्टन यंग ने। कैप्टन यंग के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और आपके जो दलाई लामा हैं वो भी वहाँ से भागकर, हिमाचल से भागकर यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, हिमाचल की निर्वासित सरकार की स्थापना की थी, जो कि बाद में शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ, धर्मशाला में। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपके यहाँ पर पर्यटक स्थल भी है, जैसे कैंपटी फॉल हो गया या फिर भट्टा फॉल आपका हो गया। यहाँ पर गन हिल की पहाड़ी भी है, जिसको तोप टिपा भी बोला जाता है। ठीक, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मसूरी के बारे में भी पता होनी चाहिए। अब बात आई थी ऋषिकेश की। मसूरी के बाद हमने पढ़ा था ऋषिकेश। तो ऋषिकेश आप सबको ही पता है कि गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, और ये 3 जिलों से लगा हुआ है, देहरादून, पौड़ी और टिहरी। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। पर्यटक स्थल की बात करें हम ऋषिकेश के, तो पर्यटक स्थल में सबसे पहला था तपोवन, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। ठीक है, दूसरी बात, आपको ऋषिकेश का नाम भी पता होना चाहिए। इसका पहले नाम क्या था, इसका नाम था कुब्जा ब्रक। ठीक है, ऋषिकेश का अगर ये पूछा जाता है नॉर्मली कि कुब्जा ब्रक किसका नाम था, तो ये नाम था ऋषिकेश का। ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तपोवन पढ़ा था। तपोवन में क्या किया था, लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। तपोवन के बाद हमने लक्ष्मण झूला देखा था। लक्ष्मण झूला भी आपका कहाँ लगा हुआ है, ये टिहरी बॉर्डर से लगा हुआ है, तपोवन भी टिहरी बॉर्डर से लगा हुआ है। लेकिन आपको लक्ष्मण झूला अगर नाम आएगा तो क्या लिखना है, देहरादून लिखना है, यानी कि ऋषिकेश लिखना है। ठीक है, ठीक, अगर लक्ष्मण झूला आएगा तो वहाँ पर आपको टिहरी नहीं लिखना है, टिहरी चूज नहीं करना है, क्योंकि पर्टिकुलरली ऋषिकेश का ही एक पर्यटक स्थल है, ऋषिकेश में ही ये है, इसलिए ऋषिकेश ही लिखना है। तीसरा आपका आता है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट में सायंकाल को क्या होती है, आरती की जाती है गंगा माता की। ठीक है, त्रिवेणी घाट के बाद शिवपुरी फेमस है। शिवपुरी में क्या था, रिवर राफ्टिंग होती है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि रिवर राफ्टिंग कहाँ पर होती है, ये था शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी में रिवर राफ्टिंग होती है। इसके साथ ही साथ 84 कुटिया भी कहाँ पर है, ये आपका ऋषिकेश में है, 84 कुटिया। ठीक है, 84 कुटिया के बाद आपका क्या था, नीलकंठ महादेव मंदिर है।
नीलकंठ महादेव मंदिर जो आपका है ये किस पर है? शुंभ निशुंभ जो पर्वत है वहाँ पर है, और ये पर्वत कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। लेकिन अगर नीलकंठ महादेव मंदिर पूछा जाए आपसे कहाँ पर है, तो इसमें भी आपको ऋषिकेश ही आंसर करना है, ठीक है। इसके साथ साथ मुनि की रेती भी यहाँ पर है, ये भी आपको पता होगा, ठीक। तो ये सारा का सारा जो था हमारा रिविज़न था, और रिवीजन में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मुझे बताना आप लोग कि रिवीजन क्लासेस इस तरीके से ठीक है या इसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट करना है। जैसा आप बोलेंगे उसी तरीके से हम चलेंगे, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि कुछ अच्छा निकल कर आए इन क्लासेस से और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करती हूँ। देहरादून का आपका एक और छोटा सा टॉपिक बच रहा है, जो कि आपके शोध संस्थान है, यहाँ पर जो भी आपके अकेडमीज़ हैं वो सारी की सारी मैं आपके लिए नेक्स्ट जो भी आपका टाइम है, नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसमें लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेना। रिवाइज क्लास आपको कैसी लगी, रिवीजन क्लास जो आपकी पहली थी वो मुझे ज़रूर बताना, उसके बेसिस पर ही हम आगे फिर चलेंगे, ठीक है। बाकी मंडे से प्रॉपर आपकी क्लासेस आएंगी, 2 दिन हिस्ट्री आएगी, 2 दिन आपकी उत्तराखंड आएगी, 2 दिन जीएस आएगी, 2 दिन हिंदी आएगी। बहुत अच्छे से आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सिर्फ इतना कर लीजिए कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है। वीडियो अगर देखते हो अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगती है, तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।